जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम यानी कि आप कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर था कल। और दोस्तों 17 अक्टूबर 2021 को एक पेपर हुआ था किसका, तो आपको पता होगा यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर का। किसका? यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर का। तो उसका दोस्तों हमने पहला पार्ट करवाया था। आपको पता है प्रथम पार्ट सबका सेम होता है, तो पहला पार्ट यानी जीके के जो 50 क्वेश्चन थे उनको हमने पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया था। तो अब हम देखेंगे हिंदी के 100 क्वेश्चन, यानी हम हिंदी का संपूर्ण 100 क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज बता दें कि अगर ये 100 क्वेश्चन आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा अवश्य मिलेगा। हर एक एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और आपको बता दें कि दोस्तों अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य प्रेस करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें दोस्तों, ये देखिए पूरा पेपर है ना। ये दिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान दोस्तों 1 से 50 तक थे। फिर उसके बाद आपके जो भाषा लिया था, अगर आपने संस्कृत लिया, हिंदी लिया, अंग्रेजी लिया, किसी में से एक दोस्तों 51 से 150 क्वेश्चन थे, अथवा सामाजिक अध्ययन थे, अथवा विज्ञान या गणित थे दोस्तों। तो हम हिंदी वाला ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने पहला पेपर सॉल्व करवा दिया, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और अब शुरू करते हैं हम ये दूसरा पेपर, यानी जो 51 से लेकर के पूरे 150 क्वेश्चन तक हम देखने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी भाषा का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस पेपर का। तो देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों पार्ट 2। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू होता है, तो शुरू करते हैं 51 नंबर से। तो देखिए 51वां क्वेश्चन क्या है कि होनहार बिरवन के होत चीखने पात। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा होशियार बच्चा या फिर बचपन से ही बड़प्पन के संकेत। तो बिल्कुल सही दोस्तों कि बचपन से ही उसमें कुछ ना कुछ दिखने लगते हैं, बड़प्पन के संकेत दिखते। देखिए होनहार बिरवन के होत चीखने पात, जो होनहार लोग होते हैं उनके कुछ ना कुछ चिकने पात, यानी उनके पत्ते चिकने से दिखते लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बचपन की अवस्था में ही उसके कुछ संकेत दिखने लगते हैं कि हाँ ये अलग सा ही कुछ है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है, बहुत बार पूछा था दोस्तों ये कहावत। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, यानी बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा। दोस्तों हमने बताया था जहां पर कारण के ना होते हुए भी, क्या कारण के ना होते हुए भी कार्य होता हुआ पाया जाए, वहां पे दोस्तों विभावना अलंकार होता है। वैसे बिनु ज्यादातर विभावना में आता है। ठीक है, आपने सुना होगा, है ना। तो ये चीज एक चीज बता दे कि पूछा था कभी की विभावना का विपरीत कौन सा होता है, तो विशेषोक्ति होता है। विशेषोक्ति में क्या होता है कि कारण के होते हुए काम नहीं होता। जैसे पानी बिच मीन मीन प्यासी, है ना, तो मुझे सुन आवे हंसी। दोस्तों उसमें क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर कारण हो फिर भी काम ना हो, वहां पे विशेषोक्ति हो जाएगा। जहां पे कारण के ना होते हुए भी काम हो जाए, वहां विभावना। से बिना पैर को चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, इसका मतलब क्या? कारण नहीं, है ना, बिना कारण के कार्य हो रहा। दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, चटिका का तद्भव क्या होता है? देखिए चटिका मतलब क्या होता है? चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन ऊन। क्या? निधन ऊन दोस्तों। और आपको बता दें हमने कई बार बताया था कि जहां कहीं भी या और वा के पहले अगर आधा कोई व्यंजन आता दोस्तों, वो आपका यण संधि के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों ये यण संधि का ही उदाहरण होगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझिएगा। चलिए अगला है छितवन की छां। दोस्तों ये किसकी रचना है? तो छितवन की छां ये किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र जी की। किसकी? विद्यानिवास मिश्र जी की। चलिए अगला है सिद्धों की कितनी संख्या मानी जाती है? सिद्धों की कितनी संख्या मानी जाती है दोस्तों? तो हमने बताया था 84 संख्या। देखिए हमारी जो ई बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे फंसे हुए हैं। जो हिंदी साहित्य की ई बुक है, अगर आप उसे परचेस करना है तो उसका हम लिंक नीचे दे देंगे, क्योंकि वो ई बुक दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो 84 सिद्धों की बात की थी राहुल सांकृत्यायन द्वारा दोस्तों। तो याद रखेंगे जिसमें मेन सरहपा थे, जिनको हम हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल सुव्रत और भूषण बिनु ना विराजिए कविता वनिता मित्र। दोस्तों ये किसकी रचना है दोस्तों? किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? तो बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी है? तो ये केशवदास जी की है। किसकी है? केशवदास जी की हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए 57 हो चुका है। 58 नंबर देखते हैं। नील देवी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो नील देवी के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला है मैं उनका आदर्श ही
मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। इस ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखित है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। और आपको पता होगा रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना थी उर्वशी दोस्तों, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी याद रख लेंगे, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है प्रति परिकथा दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है प्रति परिकथा। ठीक है, तो किसकी रचना? बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया दोस्तों, किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु। और हमने एक चीज और बताया था कि इन्हीं की है मैला आंचल, याद करिएगा, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। मैला आंचल भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। और हमने बोला था इन्हें आंचलिक कथाओं का जनक कहते हैं दोस्तों, तो ये आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक क्या होता है? जिसमें क्षेत्र विशेष की बात करते हैं। बहुत बार पूछा जाएगा कि आंचलिक उपन्यास का जनक किसको कहते हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को ही कहा जाता है, ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला है जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? तो जहांगीर जस चंद्रिका दोस्तों किस कवि की रचना है? तो केशव दास जी की। आपको पता होगा कि कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहते हैं। क्या दोस्तों? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहते हैं। और इनकी रस चंद्रिका दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे केशव दास को क्या बोलते हैं? कठिन काव्य का प्रेत। अगला है हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? देखिए हंस जवाहिर किस कवि की रचना है दोस्तों? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि दोस्तों हंस जवाहिर किसकी रचना है? तो किसकी है? कासिम शाह की दोस्तों। किसकी है? कासिम शाह की हंस जवाहिर है। चलिए तो हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए नूर मोहम्मद की याद आपको पता होगा, अनुराग बांसुरी। क्या? देखिए सबकी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनुराग बांसुरी किसकी है? तो नूर मोहम्मद जी की, लिख लीजिएगा। उस्मान की क्या है दोस्तों? चित्रावली, बहुत इंपॉर्टेंट। चित्रावली दोस्तों किसकी रचना है? तो उस्मान की है। और शेख नबी की दोस्तों ज्ञानदीप एक रचना है। क्या? ज्ञानदीप रचना है दोस्तों, ये शेख नबी की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चित्रावली किसकी है? देखिए चित्रावली हमने बताया है दोस्तों कि चित्रावली किसकी है, तो उस्मान की है। ठीक है, कुतुबन की क्या है दोस्तों? तो मृगावती, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। कुतुबन की क्या है? मृगावती है। शेख नबी की हम बता चुके हैं। शेख नबी की क्या बता चुके हैं दोस्तों? ज्ञानदीप। और नूर मोहम्मद के बता चुके हैं, नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी। तो ये चीज भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चित्रावली किसकी है दोस्तों? आपको पता हो जी, उस्मान जी की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए हो गया आपका 63 हो गया। चलिए 64 तरफ चलते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत माना जाता है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? 64 का। तो दोस्तों 64 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। चलिए अगला है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। दोस्तों इस पंक्ति में क्या है? तो देखिए इसमें अगर हम इसमें इसकी मात्राएं देखते हैं तो मात्राएं देखकर हम पता लगा सकते हैं। इसमें देखिए लिख में एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक एक, यानी कि यहाँ पे हमें 4 मात्राएं मिली हैं। और लोहित में दोस्तों देखिए इसमें गुरु हो जाएगा, ये एक और ये एक, यानी 4 इसमें मिल गई, 4 4 8 हो गई। 8 दोस्तों इसमें 3 मिल जाएंगे, 8 3 11, यानी कि 11 मिल रही। और इसमें देखते हैं, देखिए इस लाइन में 11, यहां तक 11 आ चुकी हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे 13 मिलती तो ये दोहा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सॉरी 11 13 मिल जाए। देखिए इसमें 11 मिल चुकी है, इधर 13 मिलती है, 16 हो जाएगा। देखिए अगर 13 मिलते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 1 3 हो गए दोस्तों। और 3 2 3 3 इसमें 6 हो जाएंगी, 6 1 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों बिल्कुल सही आपको मिल गए हैं 11 13 मात्राएं, यानी कि ये होगा फिर सोठा दोस्तों। क्या? 11 13 मात्राएं जिसमें होती है वो सोठा होता है दोस्तों। और सोठा का उल्टा होता है दोहा, जिसमें 13 11 मात्राएं होती है। ठीक, 13 11 मात्राएं। और चौपाई में तो 16 16 होती है। चलिए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपका सोठा हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे सुमेलित करना है। क्या दोस्तों? यहाँ पे आपको क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से सुमेलित करना है कि कौन सा रचना किसकी है दोस्तों। ठीक है, कौन सी रचना किसकी है? तो आपको बता दें दोस्तों कि अमृत राय क्या है? कलम का सिपाही। क्या? कलम का सिपाही दोस्तों ये अमृत राय जी की है। और विष्णु प्रभाकर की दोस्तों क्या है? अगर हम विष्णु प्रभाकर जी की बात करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। आपने सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि मदन गोपाल की, क्या? मदन गोपाल के दोस्तों क्या हो जाएगा? इनका सही एकदम से कलम का मजदूर। और हो जाएगा शिवरानी देवी का दोस्तों प्रेमचंद्र घर में है ना? प्रेमचंद्र घर में। तो दोस्तों हमारा ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहले का घा। ये दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन से दिख रहा है। हाँ, दूसरा ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फिर आपको बताना है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे जब भी हम इसको सही से ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आपको पता है कि दोस्तों 11 वर्ष का समय। देखिए इंदुमती तो आपको पता है किशोरी लाल गोस्वामी की है, इसमें कोई वही नहीं है दोस्तों। इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। ठीक है, अब देखिए प्लेग की चुड़ैल दोस्तों किसकी है? तो भगवान दास की होगी, बिल्कुल सही आपको पता होगा। और दोस्तों 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या 11 वर्ष का समय किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है 11 वर्ष का समय मेरे दोस्तों। और बता दें कि 11 वर्ष का समय कहानी है दोस्तों, इसे लक्ष्मी नारायण लाल ने दोस्तों इसे प्रथम कहानी भी माना है। और ढुलाई वाला दोस्तों बंग महिला की है, जो कि प्रथम लेखिका मानी जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही। देखिए पहले का खा और दूसरे का है दोस्तों घा और तीसरे का का और चौथे का गा। ये पहला ऑप्शन सी बिल्कुल राइट लग रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस भाषा का साहित्य पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। उपर्युक्त कथन किसका है दोस्तों? तो उपर्युक्त कथन किसका है दोस्तों? आप बताइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 68 नंबर हो चुका है, 69 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए 69 से 70 तक आपको इसका आंसर देना है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। छोड़ अभी से इस जग को दोस्तों, इसमें क्या बताएगा दोस्तों? तो आपको देखिए उपयुक्त काव्य पंक्तियों में के मूल में है दोस्तों, इसके मूल क्या है? निराशा या प्रकृति प्रेम या सांसारिकता का आग्रह या वैराग्य भाव दोस्तों। तो इसमें आपको क्या बताया गया, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रकृति प्रेम के बारे में साथ बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला है उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो उपयुक्त पंक्तियां किसकी? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका? पंत जी। चलिए अगला है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, इस वाक्य में और क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि देखिए राम और लक्ष्मण, जहां पर दोस्तों दो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए जब कभी संज्ञा से या फिर संज्ञा सर्वनाम से जुड़ता है दोस्तों, वो क्या होता है? आपका संबंध बोधक होता है। देखिए यहाँ पे समुच्चय बोधक नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक दोस्तों। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, सही नहीं है दोस्तों। देखिए चक्षुमीश आंख नहीं होता दोस्तों, देखिए अच्छी में आंख होता है दोस्तों, बिल्कुल यही में गलत लग रहा है। निद्रा का नींद और घत का घी दोस्तों ये सही है। दंत का दांत और बाहु बाह, स्तन थन और हस्त हाथ, डंडा दंड दंड है ना, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पे दोस्तों अच्छी मतलब आंख होना चाहिए था, चक्षु मतलब ये तत्सम थोड़ा सा यही हमें गलत सा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा इसमें भी डाउट है, आप इसको देख लीजिएगा, यही होना चाहिए ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि क्या होता है, हमने बताया था, जिसमें दो मात्राएं लगती हैं या फिर ये वाली मात्रा लगती है, वही वृद्धि संधि में होता है अधिकतर दोस्तों। ठीक है, यदिधन यद्यपि दोस्तों आपको पता है यण संधि होगा, ये तो बिल्कुल होगा। विद्याधन आरती दोस्तों विद्यार्थी, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एकाएक यही हो जाएगा दोस्तों आपका वृद्धि संधि, 1+1 यही हो जाएगा दोस्तों, 1+1 एकाएक दोस्तों यही वृद्धि संधि होगा। नयधन अनयन ये अयाद संधि है। ठीक है, नयधन नयन है ना, ये अयाद संधि, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से माना गया? अवधि दोस्तों आपको पता होगा, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी, क्या अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों आपको पता होगा, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और इसका विकास क्रम दोस्तों अर्धमागधी से माना गया। क्या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? आपको पता है कि हिंदी दोस्तों 5 उपभाषाओं बटी है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी और दोस्तों राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, जिनमें से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ दोस्तों। और इसी अवधि भाषा में दोस्तों रामचरितमानस की रचना भी की गई। तो याद रखेंगे, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। उदंत मार्तंड दोस्तों को पता है ये हिंदी का प्रथम अखबार था। क्या हिंदी का प्रथम? देखिए आपको पता होगा कि ऐसे प्रथम अगर पत्रिका पूछ ले दोस्तों बंगाल गजट हो जाएगा, मगर हिंदी का प्रथम कौन सा है? तो उदंत मार्तंड दोस्तों। और आपको बता दें कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता से हुआ था 1826 में। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। क्या बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा दोस्तों। और जुगल किशोर द्वारा, पंडित जुगल किशोर द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कहीं कहीं युगल लिखा होता, कहीं जुगल लिखा होता दोस्तों, ये याद रखना। तो पंडित जुगल किशोर मिश्र द्वारा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 76 नंबर देखिए, विद्यापति की रचनाएं कौन से? देखिए विद्यापति को आपको पता है, इन्हें प्रथम गीतकार भी कहते हैं, ये हिंदी के प्रथम गीतकार भी हैं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं दोस्तों।
तो याद रखेंगे इनकी रचनाएं दोस्तों, देखिए संदेश राशक तो दोस्तों ये नहीं होगी। देखिए कीर्ति पताका है मगर संदेश राशक नहीं दोस्तों। और आपको पता संदेश राशक दोस्तों किसकी है, तो अब्दुल रहमान की है। देखिए बीसल देव रासो भी नहीं है ना, और भू परिक्रमा भी नहीं, सॉरी ये दोस्तों है भू परिक्रमा है दोस्तों। और खालिक बारी आपको पता है इनकी नहीं है दोस्तों, ठीक है, खालिक बारी इनकी नहीं दोस्तों। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दोस्तों खालिक बारी इनकी है नहीं तो भू परिक्रमा दोस्तों ये हो सकता है हमारा तीसरा ऑप्शन 76 का बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना दोस्तों। तो रीतिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो 1700 से 1900 तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका 78 नंबर, भाषा के मानकीकृत का संबंध भाषा के किस रूप से दोस्तों। अब देखिए मानकीकरण दोस्तों, देखिए वैसे हम देखें कि भाषा की दोस्तों इकाई क्या होती है दोस्तों, भाषा का व्यक्ति की इकाई क्या होती है, 3 होती है, लिखित और वाचिक और मौखिक दोस्तों। मगर अगर बात करते हैं मानकीकरण संबंध किससे दोस्तों, जो माना जाता हो दोस्तों हम लिखित रूप को ही मानते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली दोस्तों। आपको पता है दोस्तों बुंदेली किसकी है, पश्चिमी की है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आपको पता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ABC याद रखेंगे, ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। वहीं दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, तो आपको पता होगा ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली, और दोस्तों बहुत सारी लगभग 5-6 कन्नौजी हो गया दोस्तों, ये सब आती हैं। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है दोस्तों, भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है। राजस्थानी की मेवाती, मालवी है ना, मारवाड़ी, जयपुरी दोस्तों ये सब आती हैं। तो याद रखना, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से किस रूप से माना था दोस्तों। आपको पता होगा कि पश्चिमी हिंदी आपको पता है कि मथुरा के आसपास ब्रज भाषा पड़ता दोस्तों, और उससे पहले सूरसेन कहते थे, इसलिए उसको सौरसेनी से याद रख लेंगे। क्या बोलते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश। का सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई मानते हैं पश्चिमी हिंदी। हमने बताया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, बुंदेली हो गई है ना, ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया है ना, हरियाणवी होगा, तो इस तरीके की भाषा, कन्नौजी हो गई, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति, ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगला है रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है दोस्तों, ये भाव प्रधान काव्य है, ये रूढ़ियों से मुक्त काव्य है, ये रीति कर्म प्रधान काव्य है, या फिर ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 82 का बिल्कुल सही तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हिंदी में कठिन काव्य का प्रयत्न दोस्तों। हमने अभी पहले बताया कि हिंदी में कठिन काव्य का प्रयत्न दोस्तों किसको बोलते हैं, आचार्य केशवदास को। किसको, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रयत्न कहते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि कठिन गद्य का प्रयत्न किसको कहते हैं। हमने देखिए काव्य का बताया है, तो आपको बताना है कठिन गद्य का प्रयत्न किसको कहते हैं। चलिए 83 हो गया दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। दोस्तों ये किसकी रचना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये किसकी है, तो रैदास जी की है। क्या, रैदास जी की। दोस्तों ये प्रथम दलित कवि थे। क्या, प्रथम दलित कवि थे रैदास या रविदास जी। तो याद रखेंगे। देखिए मलुकदास की दोस्तों आपको पता होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये होना चाहिए था। ठीक, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए बैसवारी अवधि दोस्तों। किसमें, अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। किसने की, तुलसीदास ने। और वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि विनय पत्रिका दोस्तों इसकी रचना खड़ी ब्रज भाषा में की गई थी दोस्तों। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे ब्रज भाषा में की गई थी ना, तो ये चीजें याद रखेंगे। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अवधि भाषा। चलिए अगला है चंद्र वदन में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो चंद्र है वदन जो दोस्तों, चंद्र वदन में क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय। क्या, कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है राजपुत्र यानी राजा का पुत्र दोस्तों। देखिए का आ गया यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला है हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनमें तो शब्द ग्रहण किए हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही, ह्रास नहीं दोस्तों। तो इसके उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत हम इसे किसकी भाषा में रखेंगे, कहां रखेंगे दोस्तों, तो हिंदी मिश्रित भाषा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें मिश्रण होता जा रहा है सभी आदि भाषाओं का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अरबी, फारसी है ना, और फिर अंग्रेजी। तो ये दोस्तों इसको हम सही ऑप्शन तीसरा मानेंगे, मिश्रित। चलिए अगला है कि समाज में हरिजनों की समस्या का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया था दोस्तों, तो 89 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चौथा कर्मभूमि में। ठीक है, चलिए अगला है सिद्ध कवि सराफ
सरहपा और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपको पता होगा सरहपा को दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि भी कहते हैं सरहपा दोस्तों, ठीक है, और इन्हें दोस्तों सरहपाद भी कहते हैं, है ना, और दोस्तों सरोज वज्र भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सरोज वज्र भी इनको कहा जाता है, तो इनका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इनके कई सारे नाम हैं, सरहपा, सरहपाद दोस्तों, है ना, और दोस्तों सरोज वज्र भी कहा जाता है, तो इनका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 84 सिद्धों में से भी एक थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, 90 हो चुके हैं। 91वां क्वेश्चन क्या है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए रामानुजाचार्य जी, ठीक है। चलिए अगला है, विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, बेगम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है दोस्तों, तो फारसी का कौन सा नहीं है दोस्तों, 93 का बिल्कुल सही हो जाएगा, सलाम। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि लोकायतन के रचनाकार दोस्तों कौन है, लोकायतन, देखिए लोकायतन के रचनाकार कौन है, तो आपको पता है सुमित्रानंदन पंत जी क्या है, लोकायतन के रचनाकार हैं, ठीक है। लोकायतन कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, श्रृंखला की कड़ियां किसकी लेखिका कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों श्रृंखला की कड़ियों की लेखिका कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं, कौन है, महादेवी वर्मा, और इन्हें दोस्तों यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी आप रट लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निषिद्ध का विलोम क्या होगा दोस्तों, निषिद्ध का विलोम क्या होगा, तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है दोस्तों, विहित होता, क्या होता है, विहित होगा। अगला है ईश्वर दास किस काव्य धारा के कवि दोस्तों, तो ईश्वर दास को दोस्तों हम क्या मान सकते हैं, आपको बता दें एक चीज कि दोस्तों इन्हें हम राम भक्ति का भी मान सकते हैं, क्यों दोस्तों, इन्होंने भरत मिलाप जैसे भी रचनाएं की हैं, तो हम राम भक्ति भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष किसका विशेषण दोस्तों, उत्कर्ष किसका है, तो उत्कृष्ट का उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही दूसरा हो जाएगा। देखिए नरधन इंद्र, नरेंद्र, आपको पता है दोस्तों नरधन इंद्र, आ और ई मिलके ए होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि के अंतर्गत रखते हैं, आ और ई मिलके ए। देखिए नरेंद्र है ना, गुण संधि में दोस्तों ए और ओ होता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये गुण संधि का ही उदाहरण है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वो देखते हैं। देखिए जो सिद्ध या पूरा किया जा सके दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, साध्य, ठीक है, जिसको साधा जा सकता है दोस्तों सिद्ध, है ना। चलिए सिद्धि नहीं होगा दोस्तों। देखिए अगला है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, उस उक्त पंक्तियां दोस्तों किस संपादक पत्रिका में लिखी गई दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना था, 101 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण की। देखिए ये भी बहुत बार पूछा था, ब्राह्मण किसकी पत्रिका, तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, और हिंदी प्रतीक किसकी, बालकृष्ण भट्ट दोस्तों, ठीक, ये रचनाएं भी इंपॉर्टेंट, ये जो पत्रिकाएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट, इनके नाम भी आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 102 नंबर, जो दोहराया ना जा सके दोस्तों, दोहराया ना गया हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, अनावृत बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनावृत दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया दोस्तों, आपको पता हो चाहिए, इसमें इन्होंने मुक्तकों के रूप में किया है, किसमें, मुक्तक का प्रयोग किया है दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ठीक है। कवितावली दोस्तों किसकी है, तुलसीदास जी की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भेजे मन भावन के उधो के आवद की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, है ना दोस्तों, ये किसकी रचनाकार की पंक्तियां दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 104 का हमारा दोस्तों डी नंबर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कवि कुल कल्पतरु दोस्तों किसकी रचना है, कवि कुल कल्पतरु दोस्तों किसकी रचना है दोस्तों, 105 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंतामणि जी की है, ठीक है। और दोस्तों हमने केशवदास जी के बारे में जान लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचित अप्सरा क्या है, तो अप्सरा दोस्तों क्या है, ये आपको बताना, तो क्या है, उपन्यास है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, रंगभूमि 1925 और कर्मभूमि 1920, निर्मला 1927 और प्रेमाश्रय 1922 दोस्तों, तो 107 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। चलिए अगला है राम कुमार वर्मा कृत दोस्तों बादल की मृत्यु दोस्तों किस विधा पे आधारित दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, बादल की मृत्यु क्या है, ये एक एकांकी है, क्या है, एकांकी। अगला है ठेले पर हिमालय दोस्तों, आपको पता होगा कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है दोस्तों, तो धर्मवीर भारती जी की है। ठंडा लोहा, है ना, सूरज का 7वां घोड़ा, और दोस्तों कनुप्रिया, ये सब किसकी, धर्मवीर भारती जी की। देखिए अमृतलाल नागर की आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, अमृत और विष दोस्तों ये इन्हीं की है। मानस के हंस, है ना, ये सब चीजें दोस्तों इन्हीं की हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग नहीं है दोस्तों, पुरलिंग नहीं आयोजन किया जाता दोस्तों, आयोजन किया, जबकि जीभ होती है, खटमल होती है ना, अकाल, है ना, ये सब क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। देखिए ये क्या है, पुरलिंग है दोस्तों, जीभ होता है ना, जीभ खटमल और अकाल पड़ता है ना, और आयोजन
है ना, आयोजन दोस्तों क्या है, ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, सॉरी एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 110 देखिए समझिएगा, सॉरी 110 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जीभ होती है ना, जीभ होती है दोस्तों, आयोजन किया जाता है, अकाल पड़ता है, खटमल होता है ना दोस्तों, जीभ होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पुल्लिंग क्या नहीं है दोस्तों, पुल्लिंग नहीं पूछा, तो पुल्लिंग नहीं यानी स्त्रीलिंग है ना, तो जीभ होती है, बिल्कुल सही ए ऑप्शन। चलिए अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको पता होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। चलिए अगला है, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए 113 देखते हैं, मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्तों, आपको पता होगा विद्यापति को हम मैथिल कोकिल कहते हैं, प्रथम गीतकार भी मानते हैं, और इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते हैं, कई सारे नाम इनके कहे गए हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे मैथिल कोकिल कहते हैं क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा का सबसे अच्छा प्रयोग किया था। चलिए अगला है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है दोस्तों, ये किसका कथन है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर आपको बताना चाहें दोस्तों, ये किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं दोस्तों, कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं मेरे दोस्तों, तो चलिए देखिए, गीत फरोश, ठीक है बिल्कुल है। अंधा युग दोस्तों धर्मवीर भारती का, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर दोस्तों ये गलत हो गया। अगला है, गीत फरोश ठंडा लोहा दोस्तों, ये भी धर्मवीर भारती का, ये भी नहीं हो सकता। देखिए मुद्रा राक्षस दोस्तों, ये आपको पता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। फिर यही हमारा चौथा ऑप्शन बचता है, गीत फरोश, कमल के फूल और सतपुड़ा के जंगल दोस्तों, जिसमें सतपुड़ा के जंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, तो याद रखेंगे यही भवानी प्रसाद जी की रचना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, 116 नंबर क्या, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद दोस्तों, इन पंक्ति की काव्य कृति किससे उद्धत है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 116 का हमारा कामायनी। चलिए अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए अगला है, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, इस किसकी पंक्तियां दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना। और देखिए संशय की एक रात दोस्तों, यही आपके पेपर में पूछा गया, देखिए इसमें दे भी रखा है नरेश मेहता, अगर आपने चालाकी की होगी तो यही क्वेश्चन आपके लास्ट में मिलेगा भी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन, तो हमारा इसका सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला है, रांगे रांगों का उपन्यास कब तक पुकारू के केंद्र में है दोस्तों, किसी केंद्र में है, तो ये आपको बताना, तो 118 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जरायाम है ना, पेशा नटों की जिंदगी का। चलिए अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है, तो प्रणभंग। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है दोस्तों, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने कौन सा एक नहीं लिखा, तो साहित्यकार और उसका परिवेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज। देखिए प्रयागराज क्या किसी स्थान का नाम है दोस्तों, व्यक्ति स्थान, किसी चीज का एक ही नाम हो दोस्तों, उसके लिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा, देखिए अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा, अंतर्ध्यान है तो अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा दोस्तों, उज्जवल दोनों जहां आधे होते बिल्कुल सही लिखा, प्रज्वलित दोस्तों बिल्कुल सही लिखा, तो अनाधिकार है ना, अनधिकार होता दोस्तों है ना, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। देखिए ये जो टा है दोस्तों, ये मूर्धा होता है ना कि दंत होता, क्या होता है, ये मूर्धा होता है ना, लिटरसा नाम मूर्धा दोस्तों, ये मूर्धा होगा ना कि दंत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। देखिए सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है, नवजीवन महात्मा गांधी, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट दोस्तों। देखिए ब्राह्मण जो दोस्तों, ये शिवनारायण मिश्र जी की नहीं, प्रताप नारायण मिश्र किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, इसे याद रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का संपादक कब शुरू हुआ दोस्तों, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन दोस्तों कब शुरू हुआ है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि सन 1900 ईस्वी से शुरू हो गया था दोस्तों, और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में लगभग जुड़े थे। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका, सॉरी 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 1900 से। ठीक, चलिए अगला है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 वर्ष का जो समय दोस्तों, इस कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यहां पे हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो 11 वर्ष का समय है दोस्तों, इसे प्रथम कहानी किसने माना है, तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्मी नारायण लाल ने दोस्तों इसको प्रथम कहानी माना। क्वेश्चन आ सकता है कि 11 वर्ष का समय जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, इसे प्रथम कहानी किसने माना है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। और वैसे प्रथम कहानी कौन सी दोस्तों, तो वर्तमान में एक टोकरी भर मिट्टी है, मगर दोस्तों इंदुमती को भी माना जाता है, तो याद रखेंगे हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जन्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा होगा, देखिए छायावाद की कवि दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा 127 का हमारा दूसरा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा। चलिए अगला है, जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जगमोहन
सिंह किसके थे? तो भारतेंदु युग के। किसके दोस्तों? भारतेंदु युग के। चलिए अगला है दोस्तों, छायावाद का आरंभ कब माना दोस्तों? आपको पता होगा कि 1918 से 1936 के बीच माना था दोस्तों। 1918 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भक्तमाल के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो नाभादास। क्या है? नाभादास दोस्तों। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास दोस्तों। बताइएगा भक्तमाल क्या है दोस्तों? प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम जीवनी है दोस्तों, क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? साइकिल नहीं। कौन सा नहीं है? साइकिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ ने में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है दोस्तों? तो क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या किया गया दोस्तों? आपको बता दें कि इसमें कवियों और लेखकों के कालानुक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया दोस्तों। बिल्कुल सही, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि उक्त व्यक्ति प्रकरण में दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों 133 का बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक कौन आचार्य कौन है दोस्तों? तो आपको पता है वल्लभाचार्य दोस्तों, जो सूरदास जी के क्या थे? गुरु थे। सूरदास जी के गुरु थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना का भी दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना हमने बहुत बार बताया भी है दोस्तों। ठीक है, तो अष्टछाप के बारे में दोस्तों हम बता दें आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1565 दोस्तों। 135 का बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। और आपको हम अगर बताना चाहें कि इसमें दोस्तों दो गुरु थे। क्या? पहले वल्लभाचार्य दोस्तों, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कुंभन दास, याद रख लें, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, इनके 4 शिष्य। और दूसरे थे विट्ठल दास। विट्ठल दास के दोस्तों 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनके 4 और 4 मिलाकर दोस्तों 8 हो गए। तो 1565 में दोस्तों इन 8 को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की गई, जिनका दोस्तों अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? तो दोस्तों सूरदास को कहा जाता है। चलिए अगला दोस्तों 136 से 137 तक उत्तर, इसको पढ़ के दोस्तों इसका उत्तर देना है। देखिए क्या लिखा है कि देखने सुनने में आया है कि हिंदी जिनकी मातृभाषा है उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हिंदी भाषियों के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है। इससे माँ का अनादर होता है। संसद में, विधान मंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। ये हीन भावना है। हिंदी से प्रेम होने का प्रमाण दीजिए। आप अपने अधिकारी से कह सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने में आपको लाभ है, इससे हिंदी ज्ञान बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी, आपको हिंदी प्रदेश में रहना और कार्यालय से बाहर भी इससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे। कार्यालय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे और कार्यकुशलता बढ़ेगी। तो देखिए उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर यह बताया कि हिंदी का प्रयोग कहाँ, लाभ कहाँ है दोस्तों? तो देखिए घरेलू जीवन बिल्कुल सही, शिक्षा कार्यों में, कार्यालय में दोस्तों सभी क्षेत्रों में लाभ है ना, सभी क्षेत्रों में इसका लाभ होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 137 नंबर कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार दोस्तों हीन भावना क्या होता है? दोस्तों हीन भावना क्या होता है? केवल अंग्रेजी जानना नहीं, बिल्कुल गलत है। हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी बोलना दोस्तों बिल्कुल सही हमारा दूसरा ऑप्शन की हिंदी आपको आती है मगर दोस्तों शिक्षित की हम शिक्षित जाहिर दे दोस्तों इसके लिए अंग्रेजी बोल रहे बिल्कुल गलत है दोस्तों। यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही प्रयोग है दोस्तों, उस पर 100 रुपए जुर्माने हुए। तो दोस्तों उस पर 100 रुपए जुर्माने हुए दोस्तों, ये आप कह सकते हैं क्या सही है दोस्तों? क्या ये बिल्कुल सही है? तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, जुर्माने ही गलत लिखा है। 10 मन तेल खर्च होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्या 10 मन तेल खर्च होगा दोस्तों? बिल्कुल सही है। और दोस्तों धान कट गया, बिल्कुल सही है, धान कट गए दोस्तों, है ना? तो दोस्तों बिल्कुल सही होना चाहिए हमारा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 138 का हमारा ए नंबर सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काठ का उल्लू होना दोस्तों, काठ का उल्लू होना 139 का बिल्कुल सही जाएगा, बिल्कुल मूर्ख होना। चलिए अगला देखते हैं। वह पाव भर आटा लाया दोस्तों, देखिए आटा तौला जाता है ना, इसीलिए दोस्तों इसको हम संख्यावाची नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, ये परिमाणवाचक होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक। और निश्चित परिमाणवाचक पाव भर आटा एक आप तौल के दे सकते हैं दोस्तों। तो पाव भर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। देखिए यहाँ पे निश्चित होता तब हम जाते हैं, मगर यहाँ पे परिमाणवाचक है। देखिए परिमाणवाचक क्या होते हैं? जिनमें हम तौलने और मापने का ज्ञान होता है उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। अगला है कि दोस्तों यारा लावा को कहते हैं दोस्तों, यारा लावा को दोस्तों हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए उस व्यंजन क्या होते हैं? सा सा सा, क्या सा सा
और दोस्तों शाह, और इन्हें ही संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन दोस्तों को पता है 25 होते हैं, का से लेकर के मां तक, तो याद होगा आपको। चलिए 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा अंक और आहा को कहते हैं, क्या अंक और आहा को अयोगवाह कहते हैं, अंक को हम अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। अंक और आहा को हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह ध्वनियां भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि में कौन सी संधि है। चलिए ये क्वेश्चन हम दोस्तों आपके लिए छोड़ जाते हैं। सप्तऋषि में बताइएगा कौन सी संधि है, देखिए इसका आप हमें आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए कौन संधि है, वृद्धि है, अयाद है, गुण है या फिर यण है दोस्तों। चलिए हम ही बता देते, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूजन होंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सप्तऋषि में 143 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, याद रखिएगा दोस्तों, सप्तऋषि है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा संधि होगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, सदाधन एव, सदाधन एवं क्या जाएगा सदैव। दोस्तों ये किस प्रकार संधि, दोस्तों हमने बताया था कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सदाधन एव सदैव। देखिए यहाँ पे दोस्तों अय की मात्रा यानी कि वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो संवेदना, प्रतिवेदन या उपासना या फिर प्रार्थना। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। अगला है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं, कामायनी, चंद्रगुप्त या अनामिका या फिर आंसू। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, अनामिका दोस्तों। ठीक है, अनामिका। चलिए तुलसीदास खंडकार के रचनाकार कौन है, खंडकार के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए तुलसीदास किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलिए अगला है, इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों। तो छायावादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यथार्थवादिता दोस्तों ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, संशय की एक रात। दोस्तों यही क्वेश्चन आपको पता है कि हमने दिखाया भी था, ऊपर ही मिल गया था दोस्तों। तो किसकी है, नरेश मेहता को पता। शमशेर बहादुर सिंह को हम दोस्तों कवियों का कवि भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक है दोस्तों। आधे अधूरे किसका नाटक है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, तो मोहन राकेश जी की है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पूरे 150 क्वेश्चन देख लिए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारी एक हिंदी साहित्य की ई बुक है, उसका हम लिंक नीचे दे देंगे अगर आप उसे परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ फंसा है उस ई बुक से। अगर आप उसे परचेस करना चाहते हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां जाकर के आप उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।